मेरा नाम विनय है। हम सब लोग एक ही घर में रहते थे। मेरे माता पिता, मेरे चाचा, चाची और मैं। हमारा एक बड़ा सा घर था, जहाँ दिन की शुरुआत माँ की आवाज़ से और रात का अंत पिताजी की प्रार्थनाओं से होता था। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। मेरी इकलौती बुआ हमारे घर पर आई। मेरे पिताजी और चाचा जी की इकलौती बहन। उनके आने की खबर अचानक नहीं थी। उनके और फूफाजी के झगड़े हमेशा से चलते आ रहे थे। लेकिन इस बार वह अपना छोटा सा बैग लेकर दरवाजे पर खड़ी थीं। उनके साथ उनकी बेटी अंकिता भी थी, छोटी उम्र की, खामोश आंखों में सवाल लिए हुए। पिताजी ने दरवाज़ा खोला तो वह अंदर दाखिल हो गईं, जैसे बरसों बाद कोई अपना घर लौट आया हो। माँ ने किचन से झांक कर देखा और सिर्फ इतना कहा, फिर आ गई। उनकी आवाज़ में नाराज़गी छुपी हुई नहीं थी। बुआ सोफे पर बैठते हुए कहने लगीं, भैया, अब मुझसे उस आदमी के घर में और नहीं रहा जाता। वो मुझे बहुत मारता है, मुझे इज्जत नहीं देता, हर बात पर झगड़ा करता है। बस, अब मैं यहाँ आ गई हूँ। मुझे आप लोगों के साथ रहना है। सब लोग थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। फिर पिताजी ने बड़ी नरमी से उनसे कहा, तुम्हारा घर वही है, जहाँ तुम्हारा पति है। रिश्ते निभाने से बनते हैं, घर छोड़कर आ जाने से नहीं। बुआ जी की आंखों में आंसू आ गए, मगर चेहरे पर जिद थी। नहीं भैया, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं अपनी बेटी के साथ यहीं पर रहूंगी। मेरी उम्र उस समय 12 साल थी। मैं अंकिता के बराबर में बैठ गया। सब सुन रहा था। मेरी समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा था। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। माँ और चाची की बातों में बुआ को लेकर छुपे हुए ताने आने लगे कि कुछ लोगों से घर बसाने नहीं आते, उजाड़ने आते हैं। एक दिन चाची किचन में बर्तन धोते हुए कहने लगीं, देखना भाभी, रश्मि दीदी यहाँ सिर्फ मेहमान बनकर नहीं आई, हमारे घर पर कब्जा करने आई हैं। मेरे पिता इन सब बातों से बचने की कोशिश करते। वो सुबह जल्दी ऑफिस चले जाते थे, शाम को देर से घर आते और खामोशी से खाना खाकर कमरे में चले जाते। मैं एक दिन आंगन में खेल रहा था, जब बुआ मेरे पास आईं। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहने लगीं, मेरा बेटा विनय, तू कितना प्यारा है, बिल्कुल मेरे भाई के जैसा है। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा और कहा, बुआ, क्या आप हमेशा यहीं रहेंगी? उन्होंने हंसते हुए कहा, क्यों? तुम्हें यहाँ मेरा रहना बुरा लग रहा है क्या, बेटा? मैंने कहा, नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। तो वह कहने लगीं, मैं तुम सबके साथ रहना चाहती हूँ। अंकिता के लिए भी यह घर बहुत अच्छा है। यहाँ तुम दोनों साथ पढ़ोगे, खेलोगे। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा भरोसा छुपा हुआ था। अंकिता मुझसे उम्र में 4 साल बड़ी थी। मैं उसे पढ़ाया करता था। वह बहुत कम बोला करती थी, बस सिर हिलाकर जवाब दिया करती थी। एक रात मैं पानी पीने उठा, तो मुझे माँ और पिताजी की आवाज़ सुनाई दी। वह शब्दों में बहस कर रहे थे। माँ पिताजी से कह रही थीं, वह तुम्हारी बहन है, लेकिन उनकी हरकतें हम सबको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। पिताजी ने थके हुए शब्दों में कहा, मैं उसे कैसे यहाँ से निकालूं? वह मेरी बहन है। माँ ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन मेरी जगह तुम्हारी बहन ने ले ली है इस घर में। मैं दरवाजे पर खड़ा रहकर सारी बातें सुनता रहा। मैंने पहली बार महसूस किया था कि रिश्तों का वजन भी होता है, और कभी-कभी वह इतना भारी हो जाता है कि घर की दीवारें भी हिलने लगती हैं। बुआ हर समय घर में मौजूद रहतीं, जैसे वह मेहमान नहीं, हमारे घर की मालकिन हों। काम कुछ नहीं करती थीं, बस सबके कामों में कमियां निकाला करती थीं। चाची ने मुझसे कई बार कहा था, तुम अपनी बुआ के पास मत बैठा करो, उनकी बातों में ज़हर होता है। मुझे किसी की बात समझ नहीं आती थी, बस इतना पता था कि कुछ ठीक नहीं हो रहा। वो घर, जो कभी खुशी और हंसी से भरा हुआ रहता था, अब शिकायतों से भर चुका था। मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे-जैसे दिन गुजरते गए, घर में तंगी बढ़ती गई। बुआ को हमारे घर में रहते हुए 3 साल गुजर चुके थे। वक़्त के साथ सबने एक दूसरे की मौजूदगी को कबूल करना सीख लिया था। बुआ हमारे घर में अपनी जगह मजबूत कर चुकी थीं। माँ खामोश हो गईं। चाची अलग-अलग रहने लगीं। पिताजी और चाचा जी बिजी रहने लगे। अंकिता कभी हमारे साथ स्कूल जाने लगी थी। वह काफ़ी बदली-बदली सी रहने लगी थी। बात कम करती थी। ज्यादातर बुआ के साथ ही दिखाई देती थी।
एक दिन बुआ जी के पति, हमारे फूफा जी, घर के दरवाजे पर आए। चाची ने आकर इस बात की खबर बुआ को दी। बुआ ने जब यह खबर सुनी तो फौरन बाहर निकल आईं। उनके चेहरे पर हैरानी और बेचैनी दोनों थीं। फूफा जी कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बुआ जी से कहा, रश्मि, मुझे तुमसे बात करनी है। बुआ ने धीरे से कहा, तुम्हारे और मेरे बीच में अब कुछ नहीं बचा हुआ। बुआ का जवाब सख्त था। पिताजी और चाचा जी भी दरवाजे तक आ गए थे। माहौल को देखकर उन्होंने बात संभाली। फूफा जी से कहा, अंदर आ जाइए, बैठकर बात करते हैं। मामले बैठकर ही सुलझते हैं। सब लोग अंदर आकर बैठ गए। काफी देर तक बातचीत हुई। हम सब कमरे से बाहर थे, लेकिन आवाज साफ सुनाई दे रही थी। फूफा जी ने कहा, रश्मि, 3 साल हो गए, मैं सुधर गया हूं। हमारी बेटी की खातिर प्लीज घर वापस चलो। उनकी आवाज में सच्चाई थी। बुआ कहने लगीं, सुधार लिया है? तुम कभी नहीं सुधर सकते। तब कहाँ थे, जब हर बात पर हाथ उठाया करते थे? चाचा जी ने कहा, रश्मि, तुमने अपने 3 साल मायके में गुजार दिए। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं कहा। अब तुम्हें अपने पति के साथ उसके घर चले जाना चाहिए। बुआ खामोश हो गईं और धीरे से कहने लगीं, मैं तो सिर्फ अपनी बेटी की खातिर यहाँ पर रह रही थी। अगले दिन बुआ ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। घर का माहौल थोड़ा बदला बदला सा था। पिताजी खुद जाकर उन्हें स्टेशन छोड़ आए। जाते समय बुआ जी ने मुझसे कहा, बेटा, हमेशा अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, बुआ, आप फिर कब आओगी? उन्होंने कहा, हाँ बेटा, जरूरत पड़ी तो जरूर आऊंगी। उन्होंने कुछ देर मेरी आंखों में देखा, फिर कहने लगीं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके जाने के बाद घर में अजीब सा सुकून छा गया था। ऐसा लगा जैसे कोई भारी बोझ हट गया हो। माँ और चाची भी अब खुश थीं। रात का खाना सब लोगों ने साथ बैठकर खाया। अगले दिन मैं और दिया आंगन में बैठे खेल रहे थे। दिया मेरे चाचा जी की बेटी थी, मुझसे उम्र में पूरे 2 साल छोटी थी। दोपहर का खाना खाने के बाद हम लोग ऊपर वाले कमरे में खेलने के लिए चले गए। हम लोग कमरे में बिखरे खिलौनों से खेल रहे थे। मैंने दिया से कहा, चलो आंख मिचौली खेलते हैं। मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी और फिर 3 तक गिनने लगा। तभी नीचे से कुछ जलने की बदबू आने लगी। मैंने फौरन अपनी आंखों से पट्टी हटाई। हम दोनों ने नीचे देखा तो नीचे चारों तरफ धुआं फैला हुआ था, जिसे देखकर हम दोनों घबरा गए। पता नहीं, ये कैसा धुआं है? हम दोनों सीढ़ियों तक भागे, लेकिन नीचे का घर आग की चपेट में था। किचन से आग के शोले निकल रहे थे। चाची और माँ की चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था। धुआं इतना ज्यादा था कि आंखें जलने लगीं। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हम वापस ऊपर आ गए, कमरा बंद कर लिया और खिड़की से बाहर देखने लगे। सड़क पर लोग इकट्ठा हो चुके थे। दिया रो रही थी और बार-बार कह रही थी, हम मर जाएंगे। विनय, कुछ करो, हम नहीं बचेंगे। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड आ गई। पानी के पाइप चलने लगे। सीढ़ियां लगाई गईं और हमें रेस्क्यू वर्कर ने ऊपर आकर खिड़की से नीचे उतार लिया। पीछे पूरा घर जल रहा था। इस घर के अंदर मेरे माता-पिता और दिया के माता-पिता भी थे। दिया तो चिल्ला चिल्लाकर रो रही थी, मेरे माता-पिता कहाँ हैं? लेकिन मैं खामोश खड़ा हुआ था। मेरी जुबान जैसे बंद हो चुकी थी। बोलने को कुछ बाकी नहीं रहा था। हमारे घर का पूरा हिस्सा जल चुका था। हमें 4 लाशें दिखाई गईं। मेरे माता-पिता, चाचा, चाची, जिनके शरीर काफी हद तक जल गए थे और उनके चेहरे देखने काबिल भी नहीं रहे थे। उन्हें देखकर हम दोनों ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए और हम फूट-फूट कर रोने लगे। हमें भी अस्पताल ले जाया गया। एक नर्स ने हमें पानी दिया, लेकिन हमारे हलक में कुछ नहीं जा रहा था। वो लोग, जिन्होंने हमें जिंदगी दी थी, खुद जिंदगी की आग में जल गए। बुआ को खबर हुई तो वह दूसरे शहर में थीं। दोपहर को वह तेज रफ्तार से अस्पताल पहुंची। उनकी चीखें अस्पताल की दीवारों से टकरा रही थीं। मेरे भैया, मेरे भाभी, बहुत अच्छे थे तुम लोग। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? दिया उनके गले से लग गई। बुआ ने उसे फौरन गले से लगा लिया और कहने लगीं, अब मैं हूं तुम दोनों की माँ। अंतिम संस्कार के बाद हमारे जो रिश्तेदार मौजूद थे, उन्हें हम नहीं जानते थे, क्योंकि सबके चेहरे हमारे लिए अजनबी थे। मैं अफसोस में था और दिया एक कोने में बैठी हुई थी। न रो रही थी,
न उसके अंदर रोने की ताकत थी, न समझने की। वो घर, जिसमें हम कल तक खेलते थे, अब वह राख हो चुका था। बुआ हमारे पास आईं। रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया था। उन्होंने हमें अपने सीने से लगा लिया। कहने लगीं, रो मत मेरे बच्चों, अब मैं हूं तुम्हारी माँ भी और तुम्हारा बाप भी। दिया का सिर उनकी गोद में था और मैं उनके कंधे से लगा बैठा था। वह समय जिसमें कुछ कहने का नहीं बचा था और सुनने वाला भी खामोशी से समझ जाए। शाम तक बुआ हमें अपने घर ले जाने की तैयारी कर रही थीं। वह हमें बाजार लेकर गईं। उन्होंने हमें नए कपड़े दिलवाए। अस्पताल से लेकर मोहल्ले तक हर जगह के कागजात संभाले। मैंने उस दौरान उनके चेहरे पर किसी तरह की थकान नहीं देखी थी। ऐसा लगता था जैसे वह कुछ करके दिखाना चाहती हैं। बुआ हमें गाड़ी में बैठाकर एक तंग मोहल्ले में लेकर आ गई थीं। ये उनका अपना शहर था, जहां उनकी शादी हुई थी। 2 मंजिल का छोटा सा मकान, जिसमें पुराने गमले रखे हुए थे और एक छोटा सा आंगन। सामने ही अंकिता खड़ी हुई थी और उसके साथ उसका छोटा भाई विजय भी था, जो कि मुझसे थोड़ा ही बड़ा होगा। बुआ ने कहा, अब ये दोनों हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे। जैसे तुम हो, वैसे ही यह भी मेरे बच्चे हैं। अंकिता ने हल्के से सिर हिलाया और एक कमरे की तरफ इशारा किया। ये कमरा साफ है, उनके लिए ठीक रहेगा। पहली रात दिया मेरे साथ फर्श पर बिछी हुई दरी पर सोई थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने कहा, क्या हम यहाँ रहेंगे विनय? मैंने आंखें बंद करते हुए कहा, शायद। बुआ ने तो यही कहा है कि अब वह हमारी माँ है। दिया कहने लगी, माँ तो माँ होती है, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन बुआ ने हमें स्कूल से एडमिशन कार्ड लाकर दिखाए। कहने लगीं, तुम दोनों की पढ़ाई यहाँ से जारी होगी। मैं हर कीमत पर तुम्हें पढ़ाऊंगी। दिया ने दबे शब्दों में कहा, लेकिन अंकिता तो स्कूल नहीं जाती। बुआ ने ठंडी सांस ली। बेटा, अब वो बड़ी हो गई है, घर के कामों में हाथ बटाती है। तुम दोनों अभी बच्चे हो, तुम्हें शिक्षा हासिल करनी है। फूफा जी हमें घर में कम नजर आते थे। वो अगर घर में आते भी थे तो खामोश रहते थे, जैसे कोई बोझ ढोते हों। एक बार जब मैं आंगन में खेल रहा था, तब मुझे उन दोनों पति पत्नी की तेज आवाज सुनाई दी। फूफा जी कह रहे थे, कब तक तुम अपने भाइयों के बच्चों को पालोगी? हमारे अपने बच्चे भी तो हैं। बुआ ने जवाब दिया, उनका पालना तुम्हें नहीं, मुझे है, और मैं उनको खुद पाल लूंगी। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? उस दिन मुझे अंदाजा हो गया था कि अंदर उन दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है। लेकिन बुआ झगड़े को हमारे सामने जाहिर नहीं होने दे रही थीं। अंकिता ने दिया को किचन का काम सिखाना शुरू कर दिया था। यहाँ सब कुछ साथ चलता है, पढ़ाई भी, बर्तन भी, सफाई भी। लेकिन परेशान न हो, मैं भी काम कर लेती हूँ। अंकिता के शब्दों में नरमी थी, लेकिन उसकी आंखों में कभी भी अजीब सा खिंचाव नजर नहीं आता था। मेरी नई किताबें आ गई थीं। बुआ खुद जाकर लेकर आई थीं। मैंने उन्हें एक रात सिलाई मशीन पर बैठे देखा। जब सब सो चुके थे, तब वह कपड़ों को नाप के साथ काट रही थीं। फिर उनकी आंखें बार बार नींद की वजह से झपक रही थीं। मैंने उनके पीछे से जाकर कहा, बुआ जी, आप कब सोती हो? उन्होंने पीछे पलटकर देखा और मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे तब। मैं कुछ नहीं कह सका, बस चुपचाप वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। लेकिन अब नींद कम और सोच ज्यादा आने लगी थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए। घर का हर कमरा हमें हमारे माता पिता की याद दिलाता था। लेकिन वह आंगन, वो सीढ़ियाँ और वह सिलाई मशीन की आवाज़ हमें यहाँ भी जता रही थी कि शायद कुछ लोग अपनों से ज्यादा अपने होने का हक अदा कर देते हैं। मुझे नहीं पता था कि वह मोहब्बत, जो आज मेरी हिफाजत बनी हुई है, एक दिन मेरे लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी। हम सिर्फ जिंदा रहना सीख रहे थे और जिंदगी हमें हर रोज नया सबक सिखा रही थी। दिया ने एक दिन मुझसे कहा, कभी कभी लगता है बुआ बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनकी आंखों में कुछ छुपा हुआ होता है, जैसे वह कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन कहती नहीं हैं। मैंने हंसते हुए कहा, शायद हमें ज्यादा सोचने की आदत हो गई है। हम दोनों खामोश हो गए। जिंदगी रुख ले रही थी और हम बस उसे झेलने की कोशिश कर रहे थे। हमें बुआ के घर आए हुए अभी 6-7 हफ्ते गुजर गए थे, लेकिन इन दिनों में कुछ बदलाव आने लगा था। सुबह की शुरुआत बुआ की मशीन चलाने की आवाज़ से होती थी।
वह सुबह को 5 बजे के बाद ही काम पर बैठ जाती थीं। उनके कमरे में कपड़े के धागे और कतरने और ऑर्डर की लिस्ट बिखरी हुई थी। अंकिता नाश्ता बनाती थी, दिया उसका हाथ बटाया करती थी और मैं स्कूल की तैयारी करता था। बुआ सबसे आखिर में नाश्ता करती और अक्सर खाते खाते ही दोबारा मशीन पर जाकर बैठ जाती थीं। उनके पति, मतलब हमारे फूफा जी, अक्सर दिन भर घर से गायब रहते। शाम को आते तो आंखें लाल होती थीं, कदम लड़खड़ा रहे होते थे, जो कुछ कहते नहीं थे, बस सीधे अपने कमरे में जाकर लेट जाते थे। एक दिन मैंने बुआ से पूछ लिया, फूफा जी को क्या हो गया? उनकी तबीयत रोज खराब रहती है। बुआ ने सिलाई रोकते हुए कहा, बेटा, वह बीमार नहीं है, अपनी मर्जी के बीमार हैं। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। मुझे उनका जवाब अधूरा सा लगा, लेकिन मैं खामोश हो गया। बुआ मेरे, दिया और अंकिता के बीच फर्क नहीं करती थीं। मेरे लिए तो उनकी तरफ से एक अलग ही अटेंशन थी। वह अक्सर मेरे सिर पर हाथ फेर कर कहती थीं, विनय, तुम में मुझे अपने भैया की झलक दिखाई देती है। तुम ही हो जो मेरे भैया का नाम रोशन करोगे। एक दिन मैं स्कूल से आया तो वह दर्जी की दुकान से बहुत सारे ऑर्डर सिलने के लिए लाई थीं। मैं हैरान हुआ। मैंने कहा, बुआ, इतने सारे कपड़े हैं, यह सब आपको सिलने हैं? उन्होंने कहा, हाँ बेटा, महीने का खर्च निकालना है। अब तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हें समझना होगा कि यह सब इसी तरह से नहीं चलता। मैंने अपनी कॉपी उनके सामने रखी और कहा, बुआ जी, आज टीचर ने मुझसे कहा है कि मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती है। उन्होंने फौरन मेरी कॉपी खोलकर देखी और खुशी से मुझे गले लगा लिया। कहने लगीं, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। दिया और अंकिता ये सब देख रही थीं। दिया ने धीरे से कहा, बुआ, मेरी भी टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आए हैं। बुआ ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन विनय ने पूरे स्कूल में टॉप किया है। दिया का चेहरा बुझ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अकेले में मुझसे कहा, बुआ तुम्हें सच में बहुत प्यार करती है, लेकिन अंकिता कभी-कभी अजीब नज़रों से देखती है। मैंने कहा, तुम्हें ऐसा लगता है? तो वह कहने लगी, हाँ, और अंकिता तुम्हारी बातों पर ज्यादा बोलती भी नहीं है। मैंने बात टाल दी। मुझे अंकिता से कोई शिकायत नहीं थी। अब मुझे एहसास हो गया था कि अब हम इस घर में सिर्फ मेहमान नहीं, बल्कि परिवार का सदस्य बन गए हैं। एक दिन बुआ बहुत थकी हुई लग रही थीं। हाथों में निशान थे, आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। मैं उनके करीब गया। मैंने कहा, बुआ, आप कुछ देर के लिए सो जाइए, मशीन में चला लेता हूँ। उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा। कहने लगीं, नहीं बेटा, ये तुम्हारी जगह नहीं है। तुम पढ़ाई करो। मशीन मेरे लिए है। तुम्हारी दुनिया में कामयाबी आनी चाहिए, और इसीलिए मैं जितनी कुर्बानी दूं, कम है। फूफा जी घर से अब ज्यादातर गायब रहने लगे थे। एक शाम वो घर आए तो पूरी तरह से नशे में थे। वो दरवाजा ठोकर मारकर, खोलकर दीवार से टकराकर अंदर आए। बुआ ने उन्हें सहारा दिया, कमरे में पहुंचाया, लेकिन वो उनको गालियां देने लगे। कहने लगे, तुझे क्या मिला इन बच्चों को पालकर? तेरा अपना बेटा रोटी मांगता है, और इस विनय की किताबों में तू अपने सारे पैसे बर्बाद कर रही है। बुआ पूरी तरह से खामोश रहीं और उनके बाजू थामकर उनको बिस्तर पर लिटा दिया। दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ मैं सब कुछ सुन रहा था। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत अजीब था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बुआ जो मेरे लिए सब कुछ कर रही हैं, वह खुद क्या कुछ कह रही हैं। कई रातें ऐसी आईं जब बुआ सोई ही नहीं थीं, बस कपड़े सिलती रहती थीं। उनके हाथों पर छाले पड़ गए थे। मैंने एक दिन उनके हाथों पर दवाई लगाते हुए कहा, ये सब आप क्यों करती हो? हमें स्कूल पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? मैं कोई काम कर लूँगा। पैसे आएंगे तो फिर आपको भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया और कहने लगीं, बेटा, तुम काम के लिए नहीं बने हो। तुम्हें एक बड़ा आदमी बनना है। तुम्हारी पढ़ाई मेरा गर्व है। दिया ने भी एक दिन बुआ से कहा, हम सिलाई सीख लेते हैं, आपका कुछ बोझ कम हो जाएगा। क्योंकि अब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। थोड़ा बहुत काम करना चाहते थे। बुआ ने उसे भी रोक दिया। कहने लगीं, तुम दोनों सिर्फ पढ़ोगे, घर के काम अंकिता देख लेगी। अंकिता सब कुछ देखती रही, सुनती रही। उसके चेहरे पर समय के साथ गुस्सा आने लगा था, लेकिन वह खामोशी जो कभी अंकिता के पिता में थी, अब हालात ऐसे हो गए थे
कि घर का खर्चा, बच्चों की फीस और राशन तक सब बुआ की सिलाई की कमाई से ही निकलने लगा था। कभी-कभी वह पुराने कपड़े भी सिलती थीं और पुराने कस्टमर से उधार लेने से भी नहीं कतराती थीं। मैंने यह सब अपने दिल में रख लिया। मैं जान गया था कि हमारे सिर पर छत जिस मोहब्बत से कायम है, वह किसी कर्ज की नहीं, किसी माँ के फैसले की बुनियाद पर खड़ी है। मगर यह भी हकीकत थी कि हर फैसला, चाहे जितना भी नेक हो, अपनी कोई न कोई कीमत ज़रूर रखता है, और वह कीमत कब, कैसे और किससे वसूल की जाएगी, ये समय बताता है। बुआ की सिलाई मशीन के पहिए के साथ मेरी शिक्षा का पहिया भी चल रहा था। स्कूल में मेरा नाम हमेशा पोजीशन पर आया करता था। क्लास का हर टीचर मुझे पहचानता था। परीक्षा के दिनों में मेरा बैग कुछ ज्यादा और रातें कुछ कम नींद वाली हो जाती थीं। लेकिन बुआ का सिर्फ इतना कहना था, बेटा, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे सिर पर इन्हीं किताबों का बोझ ताज बनकर रखा जाएगा। घर का माहौल अभी ऐसा नहीं था कि सब कुछ आसान हो। अंकिता घर के कामों के साथ सिलाई भी सीखने लगी थी। उसके अंदर एक अजीब सी खामोशी बढ़ती जा रही थी। बुआ ने एक दिन अपने बेटे विजय से कहा, अगर तुमने स्कूल जाना शुरू नहीं किया तो मैं तुम्हें फैक्ट्री में भिजवा दूंगी। विजय हंसते हुए कहने लगा, विनय भैया हैं तो स्कूल जाने के लिए। विजय की उम्र काफी हो चुकी थी और वह पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता था। उसने अपनी माँ से कहा, विनय भैया तो पढ़ लिख कर सब कुछ संभाल लेंगे, मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की। बुआ का चेहरा अचानक से सीरियस हो गया। उन्होंने सिलाई छोड़कर कहा, हर माँ चाहती है कि उसका हर बच्चा कामयाब हो, लेकिन अगर कोई बिगड़ना चाहे तो माँ कुछ नहीं कर सकती। अंकिता एक दिन दिया के पास आई। दोनों छत पर बैठी हुई थीं। उसने दिया से कहा, ये घर कभी तुम्हारा नहीं होगा, दिया, लेकिन तुम सबकी लाडली बन गई हो। दिया ने उसे चौंक कर देखा और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? अंकिता ने थोड़ी देर खामोश रहकर कहा, छोड़ो, तुम कभी भी इस बात को नहीं समझोगी। मुझे ये बातें देर से पता चलीं, लेकिन इतनी देर से भी नहीं कि नज़रअंदाज की जा सकें। स्कूल में मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। हर दिन एक नई जंग। एक दिन मेरा पेन खो गया, तो बुआ ने रात को अपना सिलाई का काम रोककर पहले मुझे पेन दिलवाने के लिए दुकान का चक्कर लगाया। वह वापसी पर काफ़ी थकी हुई थीं, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी पढ़ाई में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं हर दुकान के चक्कर लगा लूंगी। मैंने कहा, बुआ, आपको आराम करना चाहिए था। मैं तो कल स्कूल की ही दुकान से पेन ले लेता। उन्होंने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, बेटा, पहले मांगना सीखोगे तो बाद में सब छीन जाने का डर रहेगा। तुम्हें देने वाला बनना है, मांगने वाला नहीं। उनके शब्द मेरे दिल पर लिखे हुए थे। इंटर के टाइम मैंने स्कॉलरशिप फॉर्म भरा। स्कूल वालों ने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया। प्रिंसिपल सर ने कहा, विनय, तुम हमारे स्कूल का गर्व हो। तुम स्कॉलरशिप पर निकल गए तो आने वाले बच्चों के लिए भी दरवाजे खुल जाएंगे। मैंने घर आकर यह खुशखबरी बुआ को सुनाई तो वो बहुत खुश हुई। मेरे लिए मीठा भी मंगवाया और मोहल्ले की औरतों को बुलाकर कहा, ये मेरा बेटा है, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मोहल्ले में लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि अपने बच्चों को तो खाना भी ठीक से नहीं देती और अपने भाई के बेटे पर कैसे सब कुछ लुटा रही है। बुआ जी ने कभी उनकी बातों का जवाब नहीं दिया था। बस सिर झुकाकर खामोशी से अपना काम करती रहती थीं। लेकिन मैं जानता था कि उनका दिल दुखता है। अंकिता ने एक दिन मुझसे कहा, तुम बहुत खास हो मेरी माँ के लिए। माँ तुम्हारे लिए बाजार जा सकती हैं, लेकिन मेरी शादी की कोई बात आए तो बहाना बना देती है। अब हम लोग जवान हो चुके थे, एक दूसरे की परेशानियों को, खामोशी को अच्छी तरह से समझते थे। मेरे पास अंकिता की बात का कोई जवाब नहीं था। विजय अब धीरे धीरे घर देर से आने लगा था। उसके कपड़ों से शराब की बदबू आती थी। एक दिन तो बुआ ने उसके मुंह पर थप्पड़ भी मारा और कहा, मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए बचाया था, लेकिन तुमने तो मेरी बात कभी मानी ही नहीं। विजय ने दरवाज़ा जोर से बंद किया और बाहर चला गया। रात को जब मैं पढ़ाई कर रहा था, बुआ मेरे करीब आईं और खामोशी से मेरे पास बैठ गईं। कुछ देर कुछ नहीं बोलीं, फिर धीरे से कहने लगीं, कभी कभी माँ सब कुछ करके भी खाली रह जाती है। तुम मेरा वह खालीपन भर रहे हो, विनय। मैंने उनकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कह सका। मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी। मुझे शहर के एक फेमस कॉलेज में
एडमिशन की ऑफर हुई थी। फीस भी कम थी, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत थी। मैं खुश था, लेकिन मेरे अंदर एक बेचैनी थी। घर आकर मैंने बुआ को सब कुछ डिटेल से बताया। उन्होंने ध्यान से सुना और हर चीज का खर्च अलग रखा और फिर एक लम्हे को खामोश हो गईं। उनके चेहरे पर वही सोचने वाला अंदाज था जो हर महीने के आखिर में नजर आ जाता था। फिर कहने लगीं, कितने दिन में फीस जमा करनी है? मैंने कहा, 5 दिन के अंदर। उन्होंने मोहल्ले की एक औरत से सिलाई का एक्स्ट्रा काम ले लिया। वह देर रात तक जागती रहती थीं। 2 दिन के बाद दिया मेरे पास आई और कहने लगी, बुआ जी के हाथों पर छाले पड़ गए हैं। वह तुम्हें दिखाना नहीं चाहती। मैंने बुआ को रोकने की कोशिश की। बुआ, आपको खुद को थोड़ा समय देना चाहिए, आराम करना चाहिए। मेरा किसी सरकारी कॉलेज में भी तो एडमिशन हो सकता है ना? उन्होंने फौरन इनकार कर दिया। कहने लगीं, नहीं, तुम्हें वहीं पढ़ना होगा जहां तुम्हारा मुकाम है। कमजोर माहौल से निकलना है तो शिक्षा में समझौता नहीं होगा। चौथे दिन वह एक छोटे से डब्बे के साथ मेरे पास आईं। ये लो बेटा, तुम्हारा एडमिशन पूरा हो जाएगा। डब्बा खोलकर देखो। डब्बे के अंदर सोने की बालियां थीं, जो मैंने बचपन में बुआ जी के कानों में कभी देखी थीं। मेरा दिल उदास हो गया। मैंने कहा, नहीं बुआ जी, यह तो आपकी अमानत है। ये आपकी अपनी चीज़ है। आपने हमेशा इसे संभाल कर रखा। इसे मैं नहीं ले सकता। उन्होंने मेरे हाथ थाम लिया और कहा, बेटा, अब यह तुम्हारी है। ये मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए रखी थी। जब तुम कामयाब हो जाओगे तो यही मेरी शान होगी। मैंने बालियों को हाथ में लिया। मेरा दिल भारी हो रहा था। अगले दिन वो एक जानने वाले सुनार के पास गईं और अपने कानों की बालियों को बेच दिया। उसी दिन कॉलेज में मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया था। हॉस्टल की फीस भी दे दी गई थी। जैसे ही मेरा एडमिशन पूरा हुआ, मेरे लिए नई दुनिया के दरवाजे खुलने लगे। हॉस्टल में नए कमरे, नए चेहरे और नए उसूल थे। मैं पहली बार घर से दूर था, लेकिन बुआ की आंखें हर समय मेरे दिमाग में रहती थीं। हफ्ते के आखिर में मैं उनसे फ़ोन पर बात कर लिया करता था। वह पहले पूछती थीं, खाना समय पर खा रहे हो ना? फिर कहतीं, पढ़ाई से दिल मत चुराना। ऐसा न हो कि दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में लग जाओ। तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में तुमने और मैंने बहुत मेहनत की है। मैं कहता, बुआ जी, मुझे अच्छे से याद है। शहर की रौनक नई थी, लेकिन इस रौनक में कई लोगों की हकीकत छुपी हुई थी। एक दिन मैं लाइब्रेरी में बैठा पढ़ रहा था। तभी मेरे पास दिया का फ़ोन आया। उसने कहा, विनय, और इतना कहकर वह खामोश हो गई। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? इस समय तुमने क्यों फ़ोन किया है? उसकी रोती हुई आवाज़ निकली। मैंने कहा, तुम रो क्यों रही हो? उसने कहा, भाई, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मुझे तुमसे कुछ कहना था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। मैं खामोश रहा। फिर धीरे से कहा, जो भी है, साफ साफ बताओ। उसने कहा, हम बचपन से एक दूसरे के साथ हैं। इतना कहकर वह खामोश हो गई। फिर कहने लगी, मुझे लगता है कि यहाँ मैं तुम्हारे बिना बहुत अकेली हो गई हूँ। मैं समझ सकता था, वो मेरी कजिन थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा भाई बहन और दोस्तों से भी बढ़कर रहे थे। मेरे हाथ से पेन छूटकर गिर गया। मेरे आ जाने के बाद वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। कुछ देर के बाद मैंने कहा, दिया, तुम ठीक कह रही हो। मुझे भी तुम्हारी यहाँ पर बहुत याद आती है। इतना सुनकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। किताबें मेरे पास ही रखी हुई थीं, लेकिन मैं उनको नज़रअंदाज कर रहा था। हॉस्टल की ज़िंदगी सिंपल नहीं थी। खाने को भी मामूली सा खाना मिला करता था। टाइम तो कभी मिलता ही नहीं था। पैसे भी काफ़ी सारे खर्च हो रहे थे। स्कॉलरशिप से फीस का हल निकल आता था, लेकिन रोज़ के खर्चे अभी भी बुआ की जिम्मेदारी थी। एक दिन फ़ोन पर बुआ ने कहा, बेटा, मैं सिलाई का काम बढ़ा रही हूँ। शाम को भी कपड़े लेने जा रही हूँ। मैंने कहा, बुआ, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। शायद कोई छोटा-मोटा काम ही कर लूँ, ताकि आपका बोझ कम हो जाए। उन्होंने सख्ती से कहा, नहीं, तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ाई करना है। बाकी सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं जानता था कि वह थक चुकी है, लेकिन उनकी ज़ुबान पर कभी कोई शिकायत नहीं आई थी और मैंने फैसला कर लिया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं उन्हें यह कहूँगा कि अब आप सुकून से रहिए। अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ सँभाल लूँगा। शायद इसी लम्हे के इंतज़ार में
बुआ हर दिन अपने हिस्से के बोझ को समेटती जा रही थीं। हॉस्टल की जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल बनती जा रही थी, लेकिन खर्चों का दबाव कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। स्कॉलरशिप सिर्फ मेरी शिक्षा के खर्च को पूरा करती थी, लेकिन खाने पीने, किताबों के और नोट्स के खर्चे मुझ पर हर बार बुआ की तरफ देखना पड़ता था। वह पहले ही काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थीं। अपने आराम को उन्होंने मुझ पर कुर्बान कर दिया था। एक दिन फोन पर उनकी बहुत थकी थकी आवाज निकल रही थी। मैंने कहा, बुआ जी, आपकी आवाज बहुत धीमी निकल रही है। सब ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है? उन्होंने कहा, हाँ बेटा, बस काम थोड़ा बढ़ गया है। 2 नए ऑर्डर लिए हैं, जल्दी से पूरे करने हैं। मैंने कहा, बुआ, मुझे कुछ दिनों में छुट्टी मिल जाएगी। मैं आकर आपका कुछ हाथ बटा दूंगा। उन्होंने कहा, विनय, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हम सब यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। फोन बंद हुआ तो मैं काफी देर तक सोचता रहा कि अब वह समय आ चुका है कि मुझे खुद कुछ करना चाहिए। अगली सुबह मैंने कॉलेज के करीब छोटे से कारोबार पर नजर डालनी शुरू की। एक छोटी सी जगह नजर आई जहां दिन के समय खाने पीने की चीजें बिकती थीं। एक छोटे से होटल वाले बाबा जी से मैंने बात की और कहा, बाबा जी, अगर मैं यहाँ राजमा और छोले चावल का छोटा सा ठेला लगा लूं तो। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। कहने लगे, स्टूडेंट लगते हो बेटा, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। कोई और काम देख लो। मैंने कहा, बाबा जी, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बस इज्जत होनी चाहिए। वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अच्छा, ठीक है, एक कोने में जगह है, साफ रखो, वक्त पर आओ, तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। मैंने अगले ही दिन से तैयारी शुरू कर दी थी। अगले दिन हॉस्टल के कमरे में रात को पढ़ाई करता, सुबह कॉलेज जाता। दोपहर को कॉलेज के पास ठेले पर छोले और राजमा चावल बेचने के लिए खड़ा हो जाता था। ज्यादा नहीं, बस इतना तो बिक जाए। पहले दिन ही 2-3 कस्टमर आए। उन्होंने पूछा, तुम तो स्टूडेंट लगते हो? मैंने कहा, जी, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, साथ में कमा भी रहा हूँ। फिर कुछ दिनों तक यह सब कुछ करना मेरी आदत बन गई। ठेला खोलने से कुछ आमदनी होने लगी, तो मैंने कॉलेज, किताबों और फाइल्स का खर्च अपने इन्हीं पैसों से करना शुरू कर लिया। हॉस्टल की कैंटीन से खाना लेना भी बंद कर दिया। जो कुछ बचता, वही खुद खा लेता। रात को हॉस्टल में वापसी पर बुक्स खोलता। कानों में बुआ की आवाज़ गूंजने लगती, अपना समय बर्बाद मत करना, तुम्हें किसी की बैसाखी नहीं चाहिए। एक रात मैं खिड़की के पास बैठा हुआ था, जब दिया का फिर से मुझे फ़ोन आया। विनय, सो तो नहीं गए? मैंने कहा, नहीं, बस नोट्स तैयार कर रहा था। तुम कैसी हो? कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, बुआ जी की तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही। सिलाई करते करते उनकी कमर में दर्द रहने लगा है। मैंने कहा, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ, वह तुम्हें नहीं बताएंगी। हम भी कुछ नहीं बताते, लेकिन मैं सब कुछ देख रही हूँ। वो अपने आप को थका रही है। अंकिता कभी अलग अलग रहने लगी है। विजय भी बिगड़ता जा रहा है। और फूफा जी के बारे में तो तुम्हें पता ही है, काफी समय से गायब हैं। घर पर आए ही नहीं हैं। बुआ जी को उनकी कोई फिक्र नहीं है। वह समझ गई हैं कि नशे की हालत में कहीं मर गए होंगे। मैंने कहा, अंकिता अलग अलग रहने लगी है, इसका क्या मतलब? दिया ने बताया, वह सिर्फ अपने काम से काम रखती है। शायद बुआ का बिहेवियर उसे अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि तुम लोग ही मेरी माँ के लिए सब कुछ हो, हम कुछ नहीं हैं। मैंने कहा, क्या ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है? दिया ने कहा, तुम्हारी वजह से नहीं, माहौल बदल गया है। सबके दिलों में कुछ न कुछ इकट्ठा हो रहा है। मैं खामोश हो गया। दिया की आवाज़ आज कुछ धीमी और थकी हुई निकल रही थी। मैंने कहा, तुम ठीक हो, दिया? तो वह खामोश हो गई और फिर धीरे से कहने लगी, मुझे कुछ दिनों से बुखार हो रहा है। बुआ जी कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हारे सब बीमार होने के बहाने हैं। कहती हैं कि घर के काम करो, घर के काम करने से सेहत बनी रहती है। मैंने कहा, तो तुम खुद डॉक्टर के पास चली जाती? उसने कहा, नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। वहां जाती तो डॉक्टर को पैसे कहाँ से देती? अंकिता कहती है कि अब मुझे भी सिलाई सीखनी चाहिए, लेकिन बुआ तो सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई पर ही ध्यान देती हैं। दिया की आवाज में आज वह थकन थी। मैंने कहा, दिया, तुम अपने आप को अकेला मत समझना।
बस परीक्षा खत्म होने दो, मैं आ जाऊंगा। हम मिलकर कुछ बेहतर सोचेंगे। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। अंकिता को भी बुआजी से शिकायत रहती है कि वह उसकी शादी नहीं करना चाहती। सबसे पहले मैं कामयाब होने के बाद अंकिता की शादी करवाऊंगा और फिर तुम्हारे लिए भी एक अच्छा सा हमसफर देखकर तुम्हें भी विदा कर दूंगा, क्योंकि अब तुम भी मेरी जिम्मेदारी हो। चाचा चाची तो नहीं रहे, लेकिन तुम फिक्र मत करना, तुम्हारा भाई है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। दिया से बात करने के बाद मेरा दिमाग उलझ गया था। किताबों पर लिखे हुए शब्द धुंधले धुंधले से नजर आने लगे। अगले दिन मैं अपने काम पर वापस गया। कस्टमर आते रहे, कुछ खाने की तारीफ करते तो कुछ कीमत पर बहस करते, लेकिन मैं बार बार यही सोचता रहा कि मुझे जल्द से जल्द कामयाब होना है, क्योंकि अब यह सिर्फ शिक्षा का नहीं, बुआजी और दिया और मेरे अपने वजूद का सवाल बन चुका था। मैंने पैसों की बचत करनी शुरू कर दी थी, खाने में कमी कर दी, खुद पर कम खर्च किया। कुछ ही हफ्तों में इतने पैसे बच गए थे कि अगले सेमेस्टर की फाइल्स खरीद सकूं। बुआजी को जब इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा, मेरे विनय ने मर्द बनने का सबूत दिया है। मैं हंसने लगा और कहा, बुआजी, मर्द वो होता है जो माँ का बोझ हल्का कर दे, औरत का बोझ नहीं बढ़ाए। बुआजी ने मुझे पहली बार इतनी ध्यान से देखा था, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन जुबान बंद रखी। मैंने उनकी खामोशी नोट कर ली थी, लेकिन उस समय मेरे पास सिर्फ दो रास्ते थे, मेहनत या हार। मैंने पहले वाला ऑप्शन चुना था। एग्जाम्स का दिन आ चुका था, तैयारी पूरी थी, लेकिन दिमाग में एक अजीब सा शोर था। एग्जाम देने के लिए दाखिल हुआ तो कमरे में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, कुछ कॉन्फिडेंस से भरपूर तो कुछ की आंखों में सपने जरूर थे। मैंने खामोशी से अपना रोल नंबर तलाश किया, बैठकर एक गहरा सांस लिया और अपना पहला एग्जाम दिया। मेरे दिल में पहला ख्याल यही आया कि बुआ जी, यह भी आपकी प्रार्थना है, जो मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। एग्जाम देते समय 1 मिनट के लिए भी मेरा पेन नहीं रुका था। आखिरी समय तक मैं पूरे होशो हवास में एग्जाम देता रहा। एग्जाम कंप्लीट हुआ तो दिल में एक उम्मीद की किरण थी। गुजरते हुए दिनों के साथ परीक्षा भी संपन्न हुई तो रिजल्ट आने का इंतजार था। हॉस्टल में भी सब एक ही सवाल किया करते थे, तुम्हें क्या लगता है? मैं मुस्कुराकर जवाब दिया करता था, अगर किस्मत और मेहनत ने हाथ मिला लिया तो मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगा। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा हुआ बुक्स पढ़ रहा था कि तभी अचानक फोन आया। दिया का नहीं, बुआ जी का। उनकी आवाज में खास चमक थी। विनय, तुम्हारा नाम लिस्ट में आया है, तुम्हारा नाम टॉप 10 में है। बेटा, तुम कामयाब हो गए। अचानक मेरे होश उड़ गए। एक लम्हे को लगा जैसे सब कुछ थम गया हो। मैंने कहा, बुआ जी, आप सच कह रही हो? उन्होंने कहा, हाँ बेटा, तुमने हमारे सपने सच कर दिखाए। मेरी खुशी के ठिकाने नहीं थे। खबर फैलने में देर नहीं लगी। कॉलेज की तरफ से फंक्शन रखा गया, जहां मीडिया भी मौजूद था। मुझसे सवाल किया गया, आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? मैंने माइक हाथ में लेकर कहा, मेरी माँ, जिन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया लेकिन हमेशा जिंदा रखा। मेरी बुआ, वो औरत जो सुबह से रात तक सिलाई करती रही ताकि मैं एक दिन अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। एक रिपोर्टर ने पूछा, उनका नाम क्या है? तो मैंने बताया, रश्मि श्रीवास्तव। वह मेरे लिए सिर्फ मेरी बुआ नहीं, बल्कि मेरे माता पिता, मेरे सब कुछ हैं। फंक्शन खत्म हुआ तो सब लोगों ने मुझे खूब बधाइयां दी। कॉलेज के टीचर्स और प्रोफेसर्स ने कहा, तुम जैसे स्टूडेंट हमारा गर्व हो। तुमने दिखा दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, लगन कामयाबी दिलवा ही देती है। पूरे शहर में मेरा जिक्र होने लगा। पोस्टिंग का लेटर जैसे ही मेरे हाथ में आया तो पहला सोच यही था कि अब वह दिन आ गया है जब मैं बुआजी को वह खुशी दूंगा जिसका उन्होंने कई सालों से सपना देखा। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में मेरा नाम आया। पूरे बैच ने तालियां बजाकर मुझे बधाइयां दीं। मैं घर जाना चाहता था और इस बार वापसी सिर्फ बुआजी को शुक्रिया कहने की नहीं थी, बल्कि मैं यह भी तय कर चुका था कि बुआजी से कहूंगा कि अब जल्द से जल्द अंकिता की शादी कर दीजिए। मैंने शहर की बड़ी कन्फेक्शनरी से एक मिठाई का डब्बा लिया और घर के लिए रवाना हो गया। घर पहुंचा तो पुरानी यादें, जब हम इस घर के आंगन में खेला करते थे, सारी यादें मेरे दिमाग में ताज़ा होने लगीं। सामने वही छोटा सा घर आया,
जिसका दरवाज़ा कई बार सिलाई के शोर से खुलता और बंद हो जाता था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, तो अंकिता ने दरवाज़ा खोला। उसे देखकर अंदाज़ा हो गया था कि अब वह पहले जैसी नहीं है। उसके चेहरे पर अजनबियत थी, लेकिन खामोशी भी। उसने कोई सवाल नहीं किया, बस दरवाजे से हटकर अंदर आने का इशारा किया। उसे मुझे देखकर कोई खुशी नहीं हुई थी। मैं घर के अंदर गया। हर चीज़ जैसे वहीं की वहीं रखी हुई थी, लेकिन कुछ भी अलग नहीं था। मेरी नज़रें दिया को तलाश कर रही थीं, लेकिन वह कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मैंने हल्की आवाज़ में पूछा, बुआ कहाँ है? अंकिता ने कमरे की तरफ इशारा किया। मैं मिठाई का डब्बा लेकर उस कमरे की तरफ बढ़ा, जहाँ कभी बुआ सिलाई किया करती थीं। दरवाजे के पास पहुंचा, तो अंदर से आवाज़ आई, उठ जा, बीमारी को बहाना मत बना। बुखार है तो क्या हुआ? बुखार तो सबको आता है। क्या बुखार में कोई काम नहीं किया जाता? ये आवाज़ मेरी बुआ की थी, लेकिन अंदाज कुछ अलग था। अंदर से दिया की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। बुआ जी, भगवान के लिए मुझे कुछ देर आराम करने दीजिए। मैं ही तो सारे काम करती हूँ। आपकी बेटी तो आपसे बात तक नहीं करती। मेरा दिमाग चकरा रहा था। बुआ की आवाज़ तेज़ होने लगी। उन्होंने कहा, भूल गई है क्या? तेरे माता-पिता कैसे मरे? अभी मेरे साथ ज़ुबान चला रही है। मैंने विनय को पाल-पोस कर बड़ा किया। उसकी माँ के जेवर बेचकर तेरी ही शादी का बंदोबस्त करूँगी। मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ, उनकी सारी बातें सुन रहा था। वह हर शब्द, जिसे मैंने अपने कानों से सुना, मेरे अंदर जैसे कुछ तोड़ रहा था। तभी दिया की आवाज़ आई, अगर विनय को सब कुछ पता चल गया, तो? बुआ ने कहा, कौन बताएगा विनय को? ये सब कुछ तू। अगर तूने विनय को कुछ भी बताने की कोशिश की, तो मैं तुझे जान से मार दूंगी, जैसे तेरे माता-पिता को मारा था। मैंने उस दिन गैस लीक खुद की थी, और किसी को कानों-कान खबर नहीं हुई कि मैं वहां खामोशी से जाकर गैस लीक करके आ गई। तब तो किसी को कुछ पता नहीं चला। अब भी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये सुनकर अचानक मेरे हाथ से मिठाई का डब्बा छूट गया और जमीन पर बिखर गया। अंदर खामोशी छा गई। कुछ लम्हों के बाद जब दरवाज़ा खुला और बुआ ने मुझे अपने सामने देखा, तो अचानक उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उन्होंने हैरानी से कहा, बेटा, तुम यहाँ, तुम आ गए। तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं पीछे हट गया। मेरी आंखों में ढेर सारे सवाल थे, दिल में तूफान। मैंने कहा, बुआ जी, आपने सब कुछ मेरे लिए किया, सिर्फ अपना सपना पूरा करने के लिए। बुआ ने आगे बढ़ने की कोशिश की और कहा, बेटा, मैं तुम्हें जो बनाना चाहती थी, वह बना दिया। अब बस आगे बढ़ो। मैंने सख्त शब्दों में कहा, और जो पीछे बीते हुए समय में आपने किया है, मेरे माता-पिता को आग में झोंककर आपने मुझे बताया, वह सब क्या था? दिया और अंकिता यह सब कुछ सुन रही थीं। मैंने दिया की तरफ देखा, जो दीवार के सहारे खड़ी हुई थी, कमज़ोर और खामोश। मेरी नज़रों से नज़र मिलाते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, विनय, अब सब तुम्हारे सामने है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर मिलाया। हेडक्वार्टर, मुझे एक इमरजेंसी गिरफ्तारी करवानी है। बुआ ने पीछे हटते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। आज तुम एक पुलिस ऑफिसर बन गए हो, तो आज मुझे ही अरेस्ट करवाना चाहते हो? मैंने कहा, शायद आपने मुझे इसी दिन के लिए पुलिस ऑफिसर बनाया था, कि पुलिस ऑफिसर बनने के बाद मैं सबसे पहले अपने ही घर के आरोपी को जेल पहुंचाऊं। पुलिस थोड़ी देर के बाद घर आ गई। मैंने अपना फैसला नहीं बदला और बुआ जी को जेल भिजवा दिया। अब मैं सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा था, जिसे किसी ने गोद लिया था। कानून के सामने सब बराबर होते हैं। बुआ तो जा चुकी थीं, लेकिन मेरे अंदर जो तूफान था, वो गिरफ्तारी से खत्म नहीं हो सकता था। मैं वर्दी में मिठाई के डब्बे के साथ उसी आंगन में खड़ा हुआ था, जहां कभी सिलाई मशीन की आवाज़ें गूंजा करती थीं। अंकिता कभी आंगन में ही बैठ गई। दिया खामोशी से कमरे में चली गई। मैं अभी तक सोच रहा था कि सब कुछ किस मोड़ पर आकर टूटा। वो औरत, जिसे मैंने माँ समझा, जिसकी प्रार्थना में अपनी कामयाबी तलाश की, वही मेरे माता-पिता की असली कातिल निकली। मैंने अपनी वर्दी उतारी, हाथ धोया और खामोशी से दिया के पास गया। तुम्हें ये सब कुछ कब से पता था और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने कहा, मुझे अभी कुछ दिन पहले ही पता चला था। शायद मैं तुम्हें कुछ बताती भी, तो तुम मेरी बात का यकीन नहीं करते,
क्योंकि वह तुम्हारे लिए सब कुछ थी। दिया के शब्दों में शिकायत नहीं थी, सिर्फ थकन थी। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। इतना बड़ा धोखा! मैंने तो हमेशा उन पर भरोसा किया। दिया ने मेरी तरफ देखा। उन्होंने भी तो तुम्हारे लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन जो किया, वह सब अपना मतलब निकालने के लिए किया। और सबसे ज़्यादा खतरनाक बात यह थी कि वह सबसे गर्व से कहती थीं, जैसे वह कोई कारनामा कर रही हों। मैंने कहा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बुआ जी को उनके कर्मों की सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी थी। उन्होंने हमारे माता-पिता को हमसे अलग किया। बचपन से ही उन्हें मैं बहुत पसंद था। उनकी नज़र हमेशा मुझ पर रहती थी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे अच्छे संस्कार दिए थे। उन्होंने हमारे माता-पिता को मारा और वह मुझे इस घर में ले आईं और मुझसे अपनी ममता पूरी कर ली, हालांकि उनके खुद के भी बच्चे थे। अंकिता भी अपनी माँ को बुरा-भला कह रही थी और विजय को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि उसे कहीं चोरी करते पकड़ा गया था। बुआ जी का पूरा घर बर्बाद हो गया, क्योंकि उन्होंने एक दिन हमारा घर बर्बाद किया था। मैंने अंकिता और दिया से कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, अभी जिंदा हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। बुआ जी का केस अदालत में चल निकला था। मीडिया वालों ने मुझसे सवाल किया। एक दिन वो था जब आप अपनी बुआ जी की तारीफ कर रहे थे। आज आपने खुद ही अपनी बुआ को अरेस्ट करवा दिया। पूरी दुनिया मुझे देख रही थी। मैंने कहा, मेरी बुआ ने मेरे माता-पिता और मेरे चाचा-चाची को जानबूझकर मारा। वो एक कातिल हैं। उन्हें शुरू से ही मुझसे बहुत मोहब्बत रही है। उन्हें अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा कभी उनका नाम रोशन करेगा, लेकिन मुझसे उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने मुझ पर मेहनत की। मुझे तैयार किया था कि मैं उनका नाम रोशन कर सकूं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कातिल कभी छुपा नहीं रह सकता और कानून सबके लिए बराबर है। बुआ जी ने मुझसे बहुत माफ़ी मांगी, मगर अब माफ़ी मेरे हाथ में नहीं, बल्कि कानून के हाथ में थी। उन्हें कानूनी तौर पर सज़ा दी गई। अब मैं अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करना चाहता था। मैंने सबसे पहले अंकिता के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश किया और अंकिता की शादी एक अच्छे लड़के के साथ करवा दी। फिर दिया के लिए भी एक अच्छे परिवार का लड़का तलाश किया और उसकी भी शादी करवा दी। मैं भले ही आज बुआ जी के घर में अकेला रहता हूँ, लेकिन मुझे सुकून है कि मेरी दोनों बहनें अपने ससुराल में खुश हैं। पुलिस की वर्दी मेरे लिए सिर्फ नौकरी नहीं थी, बल्कि एक मकसद बन चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सच और इंसाफ कभी-कभी अपनों के खिलाफ भी खड़ा होना सिखाते हैं, क्योंकि रिश्ते हक से बड़े नहीं होते। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।